चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने जो है मॉडल टेस्ट पेपर और उसका आंसर डिस्कशन सीरीज स्टार्ट की थी। तो टेस्ट पेपर आप लोग के सभी बुक डिपोज में अवेलेबल होंगे, दिल्ली के, प्रयागराज के, लखनऊ, कानपुर और अदर कुछ सिटीज़ के जो है। और उसमें QR कोड दिया रहेगा। उस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो उसके थ्रू जो है आपको उस क्वेश्चन का वीडियो रिकॉर्डिंग डिस्कशन आपका जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स देख लिए थे। क्वेश्चन सेकंड में आते हम लोग जो है, तो क्वेश्चन 2 आप लोग देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन 2 से देखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, उसको कम शब्दों में कैसे लिखना है। 15 वर्ड्स का क्वेश्चन है आपका जो है, तो 250 वर्ड्स मैक्सिमम 300 वर्ड्स तक हमें यहाँ पे जाना है। तो फिर से क्वेश्चंस के यदि हम अलग अलग पार्ट्स करें तो यहाँ पे 2 पार्ट्स आपके अपवर्तन चक्र की अवधारणा पूछा हुआ है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ इरोजन साइकिल पूछा हुआ है। उसके बाद डेविस एवं पेंग के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण। तो आप लोग जानते हैं कि डेविस और पेंग के विचार यदि पूरा लिखना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो जाएंगे। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चंस में पूरा डिटेल नहीं देना है, कम शब्दों में उसको समेटना है, क्योंकि डेविस और पेंग दोनों को ही एक साथ लिखना है यहाँ पर। इसके साथ साथ आप लोग का आंसर राइटिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो लास्ट में कुछ कीवर्ड्स यूज किए गए होते हैं, जैसे यहाँ पर है आलोचनात्मक परीक्षण, क्रिटिकली एग्जामिन। तो ये कीवर्ड्स को भी ध्यान में रखते हुए आंसर को उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन की बात करें तो क्रिटिकली का मतलब समझते होंगे नेगेटिव पॉइंट्स को थोड़ा सा एम्फेसिस देना है, फोकस करना है, हाईलाइट करना है। और एग्जामिन का मतलब क्या होता है, परीक्षण करना, टेस्ट करना। तो एग्जामिन करने का मतलब सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ हम लोग जो है फाइनल करने के पहले उसकी कई बार क्या होती है, टेस्टिंग होती है। या जो भी चीज़ दी गई है या आपके सामने अवेलेबल है उसको आप क्या करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। एग्जामिन जैसे कोई भी चीज़ लेने जाते हैं आप, मान लें कोई खाने की चीज़ लेने गए तो एक टेस्ट करके देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप सोचेंगे कि जो आप स्टैंडर्ड मानक मान के चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वह है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आप निष्कर्ष लेकर के डिसाइड करेंगे उसको खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो यहाँ पे एग्जामिन का मतलब यही है कि यहाँ पे डेविस और पेंग के विचारों को एग्जामिन करना है। मतलब कि डेविस और पेंग ने अपवर्तन चक्र के संदर्भ में जो भी विचार दिए हैं वह विचार जो है वास्तव में वर्तमान में, चूँकि यहाँ पे परीक्षण करना किसके कंटेक्स्ट में करना पड़ेगा, व्यवहार के कंटेक्स्ट में। कोई भी सिद्धांत ह्यूमैनिटीज़ साइंस में जो है जब दिया जाता है तो व्यवहार में वह कितना लागू होता है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना सही है, गलत है, इस बात को ध्यान में रखते हैं। तो चूँकि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स भी फोकस करना पड़ेगा, आलोचनात्मक वर्ड सामने लिख दिया, सिर्फ इसका आंसर होता है एग्जामिन करना। तो प्लस माइनस दोनों को लेकर के हम लोग इक्वल इम्फेसिस देते हैं, इक्वल आपका इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि आलोचनात्मक परीक्षण वर्ड यूज कर दिया है तो यहाँ पे हमारी नेगेटिव पॉइंट्स को फोकस करते हुए उसके प्लस पॉइंट्स को बताएंगे और फाइनली एक अपना क्या करेंगे, आपका जो है कंक्लूजन देंगे। तो इस तरीके से परीक्षण करने का मतलब हो गया उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करना। तो किसी भी सिद्धांत की, ज्योग्राफी की बात करें तो उस सिद्धांत की जांच पड़ताल किस आधार पे करेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, डेफिनेटली कि व्यवहार में वह कितना प्रचलित है, कितना लागू होता है या नहीं लागू होता है। और नहीं लागू होता है तो कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, तो उनको यहाँ पे फोकस करते हुए आपको आंसर फोकस करना है, आंसर राइट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे परीक्षण का मतलब समझ गए होंगे। तो इस तरीके से कीवर्ड्स आते हैं, जैसे मूल्यांकन वर्ड यूज करते हैं, इवेल्युएशन, मूल्यांकन। तो जब हम मूल्यांकन वर्ड यूज करते हैं, किसी भी चीज़ का इवेल्युएशन करते हैं, तो मूल्यांकन या इवेल्युएशन का मतलब होता है यहाँ पे उसका, इसमें भी हम लोग देखेंगे तो उसके क्या मेरिट्स है, उसके क्या गुण है, उसके गुण क्या है उसको देखते हैं हम लोग जो है। उसके आपके जो है गुण क्या है और फिर उसके दोष क्या है, ड्रॉबैक्स या डिमेरिट्स क्या है, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे।
और फाइनली इस गुण और दोष के आधार पर फिर आपका एक खुद का निष्कर्ष होगा कि वास्तव में उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स को देखते हुए उस सिद्धांत या किसी भी चीज़ का मूल्यांकन जब आप कर रहे हैं तो एक फाइनल कंक्लूजन क्या होना चाहिए, वह आपके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग अपने विचार या अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। तो एक फाइनल आपका स्व कंक्लूजन होगा, उसका एक क्या दिया जाता है, निष्कर्ष दिया जाता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जो कीवर्ड्स है उसको भी ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर थोड़ा सा लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन आपका क्या होगा, चेंज होगा। तो इन बातों को भी आंसर राइटिंग में ध्यान में रखना है। तो समय समय पे जो भी वर्ड्स आएंगे उसको मैं बताते रहूँगा। यहाँ पे एग्जामिन का मतलब आप समझ गए होंगे और मूल्यांकन का मतलब मैंने बताने की कोशिश की है, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो फिर से मैंने कहा पहले तो एक पहला पार्ट है अपर्दन चक्र की अवधारणा, उसको समझाना पड़ेगा आपको। फिर डेविस और पेन के विचारों को आलोचनात्मक। अब मैंने फिर से कहा कि डेविस और पेन के विचार अपने आप में बहुत ज़्यादा वर्ड्स में आ जाएंगे, तो सभी डायमेंशंस को यदि आप कवर करेंगे तो आंसर आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे या फिर 3 घंटे में डेविस और पेन के लिखते रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखा जाए, ये समस्या सभी बच्चों के सामने होती है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो यहाँ पे डेविस और पेन के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण, तो हमें डेविस के विचारों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है। किसी भी सिद्धांत का कुछ मेन क्रक्स होता है, मेन आपका उसका क्या होता है, मूलभूत उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, जो मेन उसके कुछ विशेषताएं होती, कुछ क्रक्स के रूप में जिसको हम लोग क्रक्स कहते हैं, एक मेन कोर कंटेंट होता है, उसको आपको समेटना है। तो क्या डेविस में कोर में आएगा, डेविस के सभी सिद्धांतों की, पूरे सिद्धांत की जो है जो मेन बातें हैं, मुख्य बातें हैं, वो आपके कम से कम उनको कवर करते हुए आपको लिखना है। उसका डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक झलक दिखला देना है कि डेविस ने ऐसे ऐसे अपर्दन चक्र की संकल्पना दी है, जो हम लोग आगे देखेंगे अभी। उसी प्रकार पेन के भी विचारों को, और फाइनली उन दोनों को फिर से हमको क्या करना है, आलोचनात्मक एग्जामिन करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस सोचेंगे तो बहुत लंबा दिखाई देता है, लेकिन उसको हमें 250 वर्ड्स मैक्सिमम 300 वर्ड्स में समेटना है। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपको खुद का क्या होगा, यहाँ पे जो है नुकसान होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका खुद का 300 वर्ड्स में समेटना है मैक्सिमम। तो आते हैं सबसे पहले अपर्दन चक्र की अवधारणा। अपर्दन चक्र का कॉन्सेप्ट क्या है, एरोजन साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप लोग जानते हैं अपर्दन चक्र का मतलब, सामान्यतः यदि हम चक्रीय संकल्पना की बात करें तो भूगर्भ विज्ञान में, जियोलॉजी में जेम्स हटन ने जो है चक्रीय संकल्पना का प्रतिपादन किया था। भूगोल में या भू आकृति विज्ञान में चक्रीय संकल्पना को यूज करने का श्रेय किसको जाता है, विलियम मॉरिस डेविस को जाता है। एम आई राइट? तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, एक सिंपल इंट्रोडक्शन, अपर्दन चक्र की परिभाषा दे सकते हैं। उसके बाद तो उसके अकॉर्डिंग अपर्दन चक्र क्या होता है कि अपर्दन चक्र का मतलब कोई भी उत्थित भूभाग, कोई भी आपका जो है उत्थित भूभाग, कोई भी आपका उत्थित भूभाग, उठा हुआ भूभाग जो है समय के साथ विभिन्न अपर्दन के कारकों के द्वारा, नदियाँ, हवाएं, हिम, इन सब के द्वारा जो है अनाच्छादन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, आपका जो है फाइनली समतल प्राय मैदान में कन्वर्ट हो जाता है, समतल क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे इसका अनाच्छादन होगा, कटाव होगा, डेनिडेशन होगा, और डेनिडेशन होने के पश्चात ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीटली समाप्त हो जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, अपर्दन चक्र कहा जाता है। तो इन्हें ही अलग अलग विद्वानों ने, किसी ने समय को ज़्यादा महत्व दिया, जैसे डेविस ने समय को महत्व देते हुए अपने अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। वही पेंग जो है समय को कम महत्व देते हैं और समय के स्थान पर उत्थान की दर और अपर्दन और परिवहन के दर के अनुपात का प्रतिफल मानते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में जो है मुख्य रूप से डेविस और पेंग के विचार अधिक प्रचलित है। तो वहाँ पर आएंगे हम लोग सीधा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, एक अपर्दन चक्र की परिभाषा, कॉन्सेप्ट है क्या, किस तरह से कोई भी उठा हुआ भूभाग, अपलिफ्टेड जो अपलैंड है,
हाईलैंड है वह क्या होता है, समय के साथ जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, समतल मैदान में। पहले यहाँ पे क्या रहा होगा, आपका प्लेन रहा होगा, पहले ये समतल क्षेत्र ही रहा होगा, बाद में इसका उत्थान हुआ होगा, अपलिफ्टमेंट हुआ होगा, अपलिफ्टमेंट हुआ और इस तरीके से ऊंचे भूभाग का निर्माण हुआ। जैसे वर्तमान में अरावली, आप एग्जाम्पल भी अपने तरीके से ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि बुक्स में आपने उसको पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। जैसे अरावली है तो अरावली का जब निर्माण हुआ तो हिमालय के बराबर था लगभग जो है, और आज कहीं न कहीं उसकी ऊंचाई बहुत ही कम अवशिष्ट पर्वत के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि अनाच्छादन की प्रक्रियाओं के द्वारा लंबे समय से कटाव के कारण से वह एक कम ऊंचाई वाले भूभाग के रूप में विद्यमान है। आप कह सकते हो कि वर्तमान में डेविस के अनुसार प्रौढ़ावस्था में जीर्णावस्था में वह निरंतर चल रहा है। तो इसे ही अपर्दन चक्र के रूप में क्या किया गया, आपका जो डिफाइन किया गया है। एम आई राइट? तो ये यहाँ से स्टार्ट कर देना है। ये जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ से लिया हुआ है कि पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाली जो समस्त स्थलाकृतियाँ हैं, दो बलों का परिणाम होती है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल क्या करते हैं, आपका जो है पृथ्वी पर विषमता लाने का काम करते हैं, अर्थात पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के भू आकृतियों के निर्माण का काम करते हैं। कहीं पे पर्वत बन जाएगी, कहीं पे घाटी बन जाएगी, कहीं पे भ्रंश बन जाते हैं। तो अंतर्जात बलों के द्वारा जो है विभिन्न स्थलाकृतियों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। वही बहिर्जात बल क्या करते हैं, इनको काट छाट करके एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या करते हैं, उनको डेनिडेशन प्रोसेस के थ्रू, अनाच्छादन प्रक्रियाओं के थ्रू काट छाट करके समतल स्थापन का कार्य करते हैं। आई बात समझ में? तो यही जो प्रक्रिया है कुछ विद्वानों के द्वारा चक्री क्रम में चलती है। चक्री क्रम का मतलब यहाँ पर है कि पहले प्लेन था, पहले क्या था आपका जो है प्लेन रहा होगा, तो पहले आपका समतल मैदान था, पहले मैदानी समतल क्षेत्र था, उत्थान हुआ, एक ऊंचा भूभाग बन गया, पर्वत बन गया, पठार बन गया, और फिर से इसका जब इरोजन होगा, कटाव होगा, तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, आपका जो है फिर से प्लेन रीजन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है उसी को जो है एक साइक्लिक क्रम में फिर से इसका उत्थान होगा, फिर वही प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो इस आधार पर अपर्दन चक्र का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिससे ही डेविस जो है भूआकृतिक चक्र वर्ड्स के रूप में यूज करते हैं, भौगोलिक चक्र के रूप में यूज करते हैं, पेंग उसको मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस वर्ड के रूप में यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पर अपर्दन चक्र की संकल्पना के बारे में इतनी चीज़ों को थोड़ा सा क्या करना है, आपको जो है समेटना है। पॉइंट क्लियर है? तो ये हो गया आपका जो है अपर्दन चक्र की संकल्पना। अब आते हैं हम लोग इसके आगे की चीज़ें। तो यहाँ पे आपका लिखा होगा, पढ़ लीजिए थोड़ा सा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाली समस्त स्थलाकृतियाँ अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों का प्रतिफल होती है। अंतर्जात बल जहाँ धरातल पर विषमता लाने का कार्य करते हैं, वही बहिर्जात बल अपर्दन के कारक क्या करते हैं, अनाच्छादन की प्रक्रियाओं के द्वारा काट छाट करके समतल स्थापन का कार्य करते हैं। और इस तरीके से यह संपूर्ण प्रक्रिया एक चक्र के रूप में चलती है। ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है आपकी जो है एक चक्र के रूप में चलती है, जिसे ही क्या कहा जाता है, अपर्दन चक्र या भूआकृतिक चक्र वर्ड यूज किया गया है। तो ये स्टार्टिंग ये भी कर सकते हैं आप यहाँ से जो है, तो जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहें। इसके बाद हमारे पास है भूआकृतिक चक्र की संकल्पना के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का यूज किया जाता है। अलग अलग अवस्थाएं मैंने बताई, जो डेविस ने वर्ड यूज किया हुआ, तभी देखेंगे उसको। डेविस के अकॉर्डिंग जो है राइट, डेविस के अकॉर्डिंग अलग अलग अवस्थाएं देखेंगे। तो ये आपका एक वर्ड है आपका जो है, ये आपका डेविस के संदर्भ में है। तो ये चीज़ को बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेविस के साथ जोड़ करके, या स्टार्टिंग में भी दे सकते हैं। भूआकृतिक चक्र की संकल्पना के अंदर इस बात का अध्ययन किया जाता है किस प्रकार का उत्थित भूभाग अपर्दन के विभिन्न कारकों के द्वारा, जो मैंने अभी बताया, तरुण, युवावस्था, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड जीर्णावस्था। आपका जो है यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड आपका ओल्ड स्टेज, 3 स्टेजेस से होते हुए फिर से फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपका जो है समतल मैदान में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, आपका भूआकृतिक चक्र कहा जाता है। तो चूंकि कॉन्सेप्ट ऑफ इरोजन साइकिल वर्ड है, तो थोड़ा सा 2 पैराग्राफ कम से कम हो, इसके लिए हमने ये वर्ड या ये पैराग्राफ उसके साथ में लिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा जो है स्टार्टिंग पहला पार्ट,
कि अपर्दन चक्र की अवधारणा क्या होती है उसके बारे में। पॉइंट क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अब डेविस और पेन के विचारों में आ जाएंगे। हम लोग किस में आ जाएंगे आपके जो है डेविस और पेन के विचार में। तो ये फिर से वही इस तरह प्रारंभ से लेकर स्थलखंड के आधार तल तक पहुंचने के स्थलखंड के अवस्थान से होकर गुजरना पड़ता है, वही चीज़ें हैं। ये तो मैंने आप लोगों को नोट्स के रूप में दिया, तो उसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है। और भूआकृतिक चक्र की अवधि समय पर डिपेंड किसका करेगा? समय जो है कई कारकों पे क्या करता है आपका डिपेंड करता है। तो समय आपका जो है ये अवधि जो है आपका स्थलखंड की ऊंचाई पे डिपेंड करेगा, विस्तार पे डिपेंड करेगा, सागर तल से दूरी पे डिपेंड करेगा, वर्षा की मात्रा पे डिपेंड करेगा, और अपर्दन के कारकों के प्रकार की हवाएं हैं, नदियां हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। इन संरचना कि वहाँ की चट्टानी की संरचना कैसी है उस पर डिपेंड करता है। यदि चट्टानों की संरचना कठोर है तो अपर्दन चक्र की अवधि लंबी होगी, कोमल है तो जल्दी से अपर्दन चक्र क्या हो जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, यही से भी एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि अपर्दन चक्र का जो अवधि, अपर्दन चक्र की जो समय है वह कई कारकों पर डिपेंड करता है। एक्सप्लेन कीजिए, एक क्वेश्चन बन गया आपका जो। तो इसलिए मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, कंटेंट आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए, क्रक्स के रूप में होना चाहिए, कहानी की जगह पे जो है। तो इस तरीके से आपका आंसर राइटिंग करने में आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोग को जो है। तो ये अपर्दन चक्र की संकल्पना में हमने अभी ये तीन चीज़ों को देखा कि 3 पेज हमने 3 पैराग्राफ लिए थे यहाँ से स्टार्ट करके हुए। ये पहला पैराग्राफ जिसमें हमने अंतर्जात और बहिर्जात बलों के आधार पे दिया। फिर हमने यहाँ पे जो है भूआकृतिक चक्र की संकल्पना को लेकर के चल रहे हैं हम लोग जो है, भूआकृतिक चक्र क्या होता है उसको लेकर के चल रहे हैं, उसको डिफाइन किया। फिर उसके बाद हम लोग जो है किस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन है आपका अपर्दन चक्र की संकल्पना है क्या, अवधारणा क्या है, इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में कम से कम 1-2 पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। फिर हम डेविस और पेंग में आएंगे। उसके बाद हम लोग किस में आएंगे आपका डेविस की संकल्पना में आते हैं कि डेविस ने किस तरह से जो है अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया हुआ है। क्लियर है? तो हम लोग अब डेविस के बारे में देखेंगे, डेविस का अपर्दन चक्र। तो अब डेविस के विचारों को कम शब्दों में यहाँ पे समेटना है, बहुत ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो डेविस के विचारों में क्या क्या चीज़ें देंगे? डेविस ने अपर्दन चक्र के स्थान पे भूआकृतिक चक्र शब्द यूज किया था, भौगोलिक चक्र शब्द यूज किया, जो ज्योग्राफिकल साइकिल वर्ड यूज किया है। और ज्योग्राफिकल साइकिल उसने डिफाइन भी किया बाकायदा जो है कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि होती है जिसमें कोई भी उत्थित भूभाग समय के साथ युवा प्रौढ़ जीर्णावस्था से होते हुए किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका संप्राय मैदान, जिसके लिए उसने संप्राय मैदान हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में देखेंगे तो पेनी प्लेन, किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका जो है पेनी प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है। उसे उसने क्या कहा आपका जो है भौगोलिक चक्र का है। तो ये एक इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी जो है भौगोलिक चक्र की डेफिनेशन आपको यहाँ से ले लेना है। भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रमों द्वारा प्रभावित होकर के एक आकृति विहीन मैदान में क्या होता है आपका जो कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद डेविस का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। डेविस के अनुसार कोई भी स्थल रूप जो है संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होते हैं। किसका प्रतिफल होते हैं आपका? संरचना, समय और संरचना, समय, स्ट्रक्चर आपका जो है कोई भी उत्थित भूभाग जो है स्थल रूप जो है वह 3 कारकों का प्रतिफल होता है। उसके अनुसार संरचना, प्रक्रम और समय, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, 3 चीज़ों का प्रतिफल होते हैं। फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो वो स्टेटमेंट आ जाएगा आपका जो है, जो स्टेटमेंट मैंने आगे लिया होगा, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है डेविस का। तो इसको डेविस के विचारों में डालना ही डालना है कि स्थल रूप का जो निर्माण और विकास है ये 3 कारकों का प्रतिफल होता है। आपका जो है कौन कौन से कारक? संरचना, प्रक्रम
और समय का प्रतिफल होता है, अपर्दन के कारकों का प्रतिफल होता है। तो यहाँ पे इसको डिटेल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी डेविस के विचारों को डिटेल नहीं देना है। जब डेविस के विचार को डिटेल लिखना होता है तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब क्या है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम समय का प्रतिफल होता है, इसका मतलब क्या है, ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें इस स्टेटमेंट से मतलब है, कम शब्दों में लिखना है, तो स्टेटमेंट आपके आंसर में होना ही होना चाहिए, क्योंकि डेविस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ये इसके बाद डेविस कुछ मान्यताओं के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। आगे जो है डेविस भौगोलिक चक्र के मॉडल के बारे में यदि देखें तो कुछ मान्यताएं, कुछ एजम्पशंस लेकर के चलते हैं। अब फिर से एजम्पशंस यहाँ डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, एक आध जिक्र कर सकते हैं। जैसे उनके अनुसार पहले उत्थान समाप्त होता है, उसके बाद अपर्दन की प्रक्रिया, आच्छादन की क्रिया प्रारंभ होती है। फिर इसको आलोचना वहीं पे भी कर सकते हो। इसकी आलोचना भी की गई कि वर्तमान में व्यवहार में जो है कभी भी प्रक्रियाएं उत्थान समाप्ति के बाद अपर्दन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इस तरीके से भी डेविस की जहाँ जहाँ या पेंग की जहाँ जहाँ कमियाँ दिखाई देती है वहाँ साथ साथ भी उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड यहाँ पे लिखा है क्रिटिकली एग्जामिन। तो जहाँ पे जो पॉइंट नेगेटिव लगता है तो मान्यताएं लेकर के चलते हैं, और ये मान्यताएं जो है वर्तमान में व्यवहारिक नहीं मानी जाती है। जैसे उस एक मान्यता मैंने बताया कि उत्थान की समाप्ति होती है पहले, फिर अपर्दन प्रारंभ होता है, डेविस ने कहा है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता, दोनों प्रक्रियाएं क्या होती है, साथ साथ चलती है। समय को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ मान्यताओं में कि अपर्दन जो है तीव्र गति से होता है, सॉरी अपर्दन, उत्थान की प्रक्रिया क्या होती है, उत्थान की गति तीव्र होती है, कुछ समय में उत्थान समाप्त हो जाता है, ये डेविस ने मान्यता में लिया हुआ है। जबकि ऐसा व्यवहार में नहीं होता है। फिर से जो है उत्थान की प्रक्रिया आपकी जो है तेज तीव्र भी हो सकती है किसी क्षेत्र में, धीरे धीरे भी चलते रहती है, दोनों हो सकती है आपकी जो है। तो इस तरीके से इन मान्यताओं का जिक्र करना है आपको कि भौगोलिक चक्र मॉडल जो उन्होंने दिया हुआ है कुछ मान्यताओं पर आधारित है, और इन मान्यताओं में एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपको याद होगा। और चूंकि इन मान्यताओं की आलोचना भी है, इसकी कमियां भी कि आलोचनाएं व्यवहार में संभव नहीं है, सॉरी ये मान्यताएं व्यवहार में संभव नहीं है, तो उसके क्रिटिसाइज यहीं पे कर सकते हैं क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। उसके बाद आ जाइए, ये डायग्राम होना ज़रूरी है। अभी डायग्राम जो नए बच्चे होते हैं उनसे बनता नहीं है, तो सिंपल डायग्राम आपको जो है, जो भी आपको क्लास में बनवाया गया होगा, जैसे मैं क्लास में हैंड रिटन बनाता हूँ, तो वहाँ पे उस सिंपल डायग्राम को आपको अच्छे से बना करके तुरंत साइड में बना करके बताना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर ये चीज़ आपका 3 अवस्थाएं उसने जिक्र किया हुआ है। युवावस्था, डेविस ने जो है 3 अवस्थाओं का जिक्र किया हुआ है। तीनों अवस्थाओं के बारे में अच्छे से आना है आपको, जो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और आपका जीर्णावस्था। इसका जिक्र कर देना है आपको जो है कि किस तरीके से युवा, प्रौढ़, जीर्णा में क्या क्या चीज़ें होती है, युवावस्था में क्या होता है, प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, इन सब का क्या कर देना है, यहाँ पे जिक्र कर देना है। तो इस तरीके से इसका जो मेन क्रक्स है डेविस का वो आपको दे देना है, और साथ ही साथ उसकी जो आलोचना है उसको यहाँ पे कर देनी है। जैसे युवा, प्रौढ़, जीर्णावस्था की आलोचना क्या की जाती है कि युवा, प्रौढ़, जीर्णावस्थाएँ जो है अलग अलग समय में न हो करके एक साथ अलग अलग स्थानों पे दिखाई देती है, अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देती है। जैसे कोई भी नदी जो है, तो यहाँ पर जो है डेविस ने जो 3 आपकी चीज़ें ली हुई थी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था, तो इसकी भी यहाँ पे आलोचना की जाती है कि तीनों अवस्थाएं एक के बाद एक न आकर के एक साथ किसी क्षेत्र में देखी जा सकती है। जैसे नदी जो है ऊपरी भाग में युवावस्था में होती है, यूथ स्टेज में होती है, मिडिल कोर्स में जो है, बीच वाले भाग में, मध्यम कोर्स में, मध्यम वाले भाग में जो है, मध्य वाले भाग में क्या होती है आपकी जो प्रौढ़ावस्था में होती है, मैच्योर स्टेज में होती है, और निचले भाग में क्या होती है, जीर्णावस्था में होती है। यहाँ पे क्या होती है आपकी जो है, जीर्णावस्था में होती है। एम आई राइट? तो इस आधार पे ये आलोचना की जाती है कि जो चक्र शब्द यूज किया गया है, साइकिल जो वर्ड यूज किया गया है, यह कहीं ना कहीं क्या आपका जो है एम्बिगुअस है, भ्रामक है। ये वर्ड यहाँ पे फिर से इसकी आलोचना की जाती है।
चक्र शब्द की आलोचना इस आधार पे की जाती है। पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट आपको यहाँ पे साथ साथ फिर से आलोचना कर देना है, तो डायग्राम बनाते हुए। तो इस तरीके से डेविस का एक आलोचनात्मक परीक्षण हो गया कि उसका जो मेन चीज़ें हैं उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है, और साथ साथ वहीं पर उसकी क्या कर देना है, आलोचना कर देनी है। लेकिन सरल, और एक लास्ट में कि सरल होने के कारण से, इसके बावजूद भी जो है कुछ कमियाँ होने के बावजूद और समझने में सरल होने के बावजूद अपवर्तन चक्र का जो डेविस का कॉन्सेप्ट है वह क्या है, बहुत ज़्यादा प्रचलित अभी भी देखा जा सकता है। आई बात समझ में? ये हो गया आपका डेविस का अपवर्तन चक्र। उसके बाद तुरंत हम लोग आ जाएंगे आपके पेंग के अपवर्तन चक्र में। उसके बाद सीधा आ जाएंगे हम लोग किसमें, जो है आपका पेंग के अपवर्तन चक्र में। राइट, ये आपका अलग अलग यूथ स्टेज में क्या बनता है और मैच्योर स्टेज में क्या बनता है, ओल्ड स्टेज में क्या बनता है। ये एक अलग से डायग्राम है, तो उसको डायग्राम से आप दिखा सकते हैं, लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद फिर से आ जाओ नेक्स्ट पेंग की संकल्पना में। उसके बाद सीधा हम लोग किस में आ जाएंगे, आपका जो है पेंग की संकल्पना में आ जाएंगे कि पेंग क्या कहते हैं। तो पेंग फिर से जो है अपवर्तन चक्र के स्थान पे भूआकृतिक मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस वर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं आपका जो है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस या मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम वर्ड यूज करते हैं। और उनके अनुसार जो स्थल रूप है वह उत्थान की दर तथा अपवर्तन एवं परिवहन के दर का क्या होते हैं, विस्थापन के दर का प्रतिफल होते हैं, परिवहन के दर का प्रतिफल होते हैं। अब ये चीज़ें जितनी अच्छे से आपको याद होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्रक्स तरीके से दिमाग में आपने डाल करके रखा होगा, तभी इतना अच्छा आंसर लिख पाएंगे। और जब तक इतना अच्छा आंसर नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपको इस लेवल की जाके तैयारी करेंगे तो कभी भी ज्योग्राफी जो है आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए परेशान नहीं करेगा। और ज्योग्राफी हमेशा से स्कोरिंग है रहेगा। बच्चों में खुद की कमियां होती है कि उस टॉपिक की तैयारी, कॉन्सेप्ट, कंटेंट अच्छे से याद नहीं होता, समझ नहीं होती है, तभी बच्चों को यहाँ पे मार्क्स नहीं आते। क्योंकि ज्योग्राफी एक सेमी साइंस है। कई जगह पे ज्योग्राफी एमएससी होता है, एमएससी इन ज्योग्राफी होता है। इसका मतलब है कि साइंस, सेमी साइंस का मतलब साइंस के ज़्यादा निकट है, तो मार्क्स नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है यदि आपने अच्छे से लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे इफ एंड बट्स नहीं है, अलग अलग विचार नहीं है। तो हमेशा ज्योग्राफी जो इस कारण से हरफन मौला सब्जेक्ट के रूप में देखा जा सकता है। तो ये चीज़ है। फिर पेंग ने कहाँ से लिया हुआ है, पेंग ने कुछ जर्मन वर्ड्स यूज किए थे। प्राइमरम, आकृति विहीन, या सबसे पहले जहाँ पर उत्थान की घटना भी नहीं हुई है, आकृति विहीन क्षेत्र के लिए उसने प्राइमरम वर्ड यूज किया हुआ है। चक्र शब्द के स्थान पर उसने एंटीकलुम वर्ड यूज किया हुआ है। तो उसके कुछ जर्मन वर्ड्स है, उसको यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग, जो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं। और उसके बाद सीधा आ जाएंगे कि पेंग जो है अवस्थाओं के स्थान पे ये 3 प्रावस्थाओं का जिक्र करते हैं। 3 आपका क्या करते हैं, आपका जो है प्रावस्थाओं का जिक्र करते हैं। इन तीनों का नाम देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन आपका जो है याद हो जाएगा। आफस्ती, जिंडे, एंटीकलुम है आपका जो है आफस्ती, जिंडे, एंटीकलुम। तो यहाँ पे पहले वाले में फ है, लास्ट वाले में ब है, राइट। और सेकंड वाला ग्लिक फर्मिंग है। तो पहली बार लगेगा कि कठिन है, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाता है। ये 3 अवस्थाओं का यहाँ पे जिक्र कर देना है अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पे समय के स्थान पे उसने जो है प्रावस्था वर्ड यूज किया। और ये जो उसने दिया हुआ समय के आधार पे न दे करके उत्थान की दर, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट, उत्थान की दर, उत्थान की दर एवं परिवहन की दर के अनुपात के संदर्भ में या अपवर्तन की दर के अनुपात के संदर्भ में दिया हुआ है कि कहाँ पर भूआकृतियों का विकास होगा, कहाँ पर भूआकृतियों का विकास धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो है कम होने लग जाएगा। इस कंटेक्स्ट में दिया हुआ है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तीनों का नाम। फिर इसका भी एक डायग्राम है आपका जो है, तो डायग्राम आ जाएगा आपका। इसको भी ध्यान से बनाने की प्रैक्टिस करनी है, सिंपल तरीके से जो है। लास्ट में जो कुछ वर्ड यूज होते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है।
इंसेलबर्ग, बास्चुंजेन, गुथवडाल, हार्लेन, हेगन, वाजडाल। यूपीएससी में इसी कीवर्ड्स को लेकर के एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और उस साल अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आया था, जबकि क्वेश्चन इसी के कंटेक्स्ट में था। हालांकि इंग्लिश और हिंदी का ट्रांसलेशन वहाँ पर भी गलत था, तो कभी डिस्कस करूँगा उसके बारे में। तो इन्हीं टॉपिक को लेकर, इन्हीं कीवर्ड्स को लेकर के जो है एक अलग से क्वेश्चन बना दिया था यूपीएससी में, स्लोप डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में। और बच्चों को लग रहा था बहुत कठिन क्वेश्चन है, कहाँ से पूछ दिया पता ही नहीं है, लेकिन बाद में बहुत दिनों बाद समझ में आया कि वो क्वेश्चन पेइंग से रिलेटेड ही था, लेकिन क्वेश्चन को समझ नहीं पाए थे और थोड़ा सा वहाँ पे क्वेश्चन में भी गलतियाँ थी, तो मैं उसको डिस्कस करूँगा कभी मौका मिलेगा तो ये कीवर्ड्स आपको याद रखने, किस तरीके से जो है उत्थान की दर, उत्थान समाप्त हो जाता है, फिर अपवर्तन प्रारंभ होता है, प्रारंभ में घाटियों की गहराई बढ़ती रहती है, फिर चौड़ाई बढ़ने लगती है, अंत में जो मैदान बनता है उसको इसने इंड्रम कहा हुआ है, जो कुछ कटे ऊंचाई वाले भाग बच जाते हैं उसको इंसेलबर्ग कहा हुआ है। तो ये सब वर्ड्स आप लोग जानते हैं, मान के चलता हूँ आंसर में। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देना, डायग्राम में दिखा देना, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी आलोचना, उसके बाद सीधे इसकी आलोचना कर दीजिए आप। इसकी आलोचना वही है कि मुख्य रूप से जो है जर्मन भाषा में होने के कारण से जटिल रहा है, दुरूह रहा है, समझने में कठिनाइयाँ रही है। अंग्रेजी अनुवाद, गलत अंग्रेजी अनुवाद के कारण से इसकी आलोचना अधिकतर देखी जाती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो यह पेइंग की तुलना, डेविस की तुलना में ज़्यादा व्यवहारिक है। डेविस ने पेइंग को, समय को ज़्यादा महत्व दिया था, जबकि किसी भी क्षेत्र में समय के अलावा जो उत्थान की दर, अपवर्तन की दर और परिवहन के दर का भी क्या होता है, किसी भी क्षेत्र के भूआकृतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल देखा जाता है। तो इस तरीके से, लेकिन पूरी तरह समय को नकार भी नहीं सकते हैं, जबकि डेविस ने समय के प्रभाव को नहीं माना है, तो ये यहाँ पे इसकी ये कमियाँ देखी जाती है। तो इस तरीके से आपका जो है कुछ पॉइंट्स आलोचना के लेकर के आंसर आपको क्या करना है, यहाँ पे ख़त्म करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने इस तरह, पेइंग ने समय स्वतंत्र उत्थान की दर तथा अपवर्तन की दर, समय स्वतंत्र जो है आपका उत्थान की दर अपवर्तन एवं परिवहन की या विस्थापन की दर के अनुपात के आधार पर स्थलों की व्याख्या करने की कोशिश की है। तो उसका जो मेन आलोचना मानी जाती है, जर्मन ध्रुव भाषा, अंग्रेजी अनुवाद, गलत अनुवाद की उपज मानी जाती है। तो इस तरीके से पेइंग के विचार का भी एग्जामिन कर देना है, ओवरऑल दोनों का कंपेयर, लास्ट में कंक्लूजन दे देना है दोनों को कंपेयर करते हुए। यद्यपि देखा जाए तो डेविस की तुलना में पेइंग ज़्यादा व्यवहारिक है, लेकिन इसका प्रचलन, डेविस का प्रचलन ज़्यादा है क्योंकि समझने में सरल है। तो इस तरीके से एक लास्ट दोनों का कंपेयर करते हुए कंक्लूजन दे करके ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन रहते हैं, तो क्रक्स चीज़ों को दे करके मैंने कोशिश की है कम शब्दों में आपको बताने की कि कैसे उसका आंसर को हैंडल करना है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से कंटेंट की क्वालिटी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये जो मैंने लिखा हुआ है, न तो बहुत ज़्यादा कठिन लैंग्वेज है और नहीं बहुत ज़्यादा सुपरफिशियली है। इसी तरह से आपको आंसर राइटिंग एग्ज़ाम में भी जो है क्या करना है, कोशिश करनी है कि इस तरीके से अच्छे से लिखा जाए। तो 15 नंबर मैंने फिर से कहा है कि आप 15 मार्क्स में इजीली 10+ मार्क्स हर क्वेश्चन में ला सकते हैं। इस तरीके से खास करके जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, इन सब के क्वेश्चंस, मॉडल एंड थ्योरीज, इन सब के क्वेश्चंस में हम आराम से 10+ 15 मार्क्स का क्वेश्चन है 10+ में जा सकते हैं। 12 कम से कम 12 मार्क्स यदि आप नहीं ला पा रहे, इसका मतलब उस क्वेश्चन को आपने अच्छे से हैंडल नहीं किया हुआ है। तो ये आप आज का जो है दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट था। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। आपका जो है कंक्लूजन है, लास्ट में दोनों का तुलना कर दिया मैंने, आप स्क्रीन पे दे सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इस तरह पेइंग ने समय स्वतंत्र, ये तो पढ़ ही लिया।